हेलो, आवाज आ रही है आपको? चलो, आज इसको खत्म करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक को अपन। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है, चलो। हाँ जी, वेलकम बैक। अब फटाफट इसको अपन खत्म करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री को आज। तो कल तक का आई थिंक इश्यूज में देखो, मुद्दे तो अब आपको समझ में आ गए हैं ना। एक बार फटाफट जो 4 इशू हमने पहले पढ़े वो रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला, लो प्रोडक्टिविटी अपन ने देखा था। सेकंड, हाई इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू एनिमल डिसीजेस, ये भी काफी डिटेल में मैंने आपको बताया। थर्ड हो गया इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर सपोर्ट सर्विसेज, ये मैंने काफी अच्छे से ये भी एक्सप्लेन करा था। और शॉर्टेज ऑफ फीड एंड फोडर, ये भी अपन ने देखा था। ले दे के घुमा फिरा के वही बात हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने ये जो हेडिंग डाली है आप आंसर में हेडिंग डालो, हेडिंग आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, जो आपको ठीक लगे वहीं बना लो। मुद्दे की बात है कि आपको अंदर जो मैटर लिखना है वो पता होना चाहिए कि एक्चुअली इशू चल क्या रहा है, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है उनको आपको पहले लिखना है। और हो सके तो अपने जो अपन एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस करते हैं उससे आंसर को सपोर्ट करो। इन एडुकेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर काफी डिटेल में इसको अपन ने इसका एनालिसिस देखा था कि भाई जितना अलॉटमेंट हो रहा है बजट का, जीडीपी का, या बजट में जितना पैसा आ रहा है एनिमल हस्बेंड्री वाले सेक्टर को, उतना वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक डिपार्टमेंट। तो इसके कारण क्या हो रहा है, पैसा कम होता आता है मिलना। तो फिर ये जो सिस्टमिक इश्यूज है वो सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं कि भाई डाटा की इतनी ज्यादा कमी है या डाटा एनालिसिस की इतनी ज्यादा कमी है यहाँ पर कि एग्जैक्ट दिक्कत क्या हो रही है, क्यों डाटा अपन क्यों पैसा पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं, वही पता नहीं चल पा रहा है। तो अगर ये डाटा एनालिटिक्स में रेवोल्यूशन आए, ये डाटा एनालिटिक्स का अगर अपन प्रॉपर यूज करने लगे, अच्छा डाटा, हाई क्वालिटी डाटा मिलने लगे अपने को, पहली बात। और दूसरा, उससे अपन कुछ मीनिंगफुल चीजें निकाल सके, उसका एनालिसिस कर सके, तो फिर हमको काफी हेल्प मिल जाएगी इसमें। क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा पूरा इंटेंशन है इसको सपोर्ट करने का, एनिमल हस्बेंड्री को। तो आप ये देखो, इतना ज्यादा आप एक ट्रेंड देखो यहाँ पर कि काफी सारा जो पैसा है जो गवर्नमेंट अलॉट कर रही है वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं डिपार्टमेंट। तो फिर अगर इस टाइप से अगर अपने को कुछ अच्छा सा पैटर्न समझ में आ जाए कि क्या दिक्कतें आ रही है, एग्जैक्ट डाटा एनालिसिस से जो अपन को डाटा फिर निकल के आएगा। अभी तक जो अपन ने इश्यूज देखे, चलो ठीक है, वो तो एज ओल्ड इश्यूज है, अपन पढ़ रहे हैं, बट उसको सपोर्ट करने के लिए ज्यादा डाटा ऐसा कुछ है नहीं। बट अगर आ गया एनालिटिक्स से प्रॉपर कोई पैटर्न समझ में आता है तो फिर उस पर वर्क किया जा सकता है। तो अब अगर एक्सपेंडिचर की भी अगर आप बात करोगे, तो फिर ये देखो कि रेवन आप गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर पे एक्सपेंड एक्सपेंड एग्रीकल्चर पे जो खर्चा कर रही है उसके परसेंटेज में देखो ये कम होता गया एक्सपेंडिचर यहाँ पर। अब आगे आओ, एक और क्या था, इन एडुकेट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, मतलब ये फॉरवर्ड लिंकेज की भी दिक्कत है। फॉरवर्ड लिंकेज मतलब कि आप उसको प्रोसेस या तो इनएडिक्वेट नहीं कर पा रहे हो या उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा हो। अब इस क्षेत्र में भी काफी रेवोल्यूशन आई, जैसे डेयरी सेक्टर में तो इसमें काफी रेवोल्यूशन है। भाई डेयरी में तो क्या हो रहा है, यूजुअली मिल्क की प्रोसेसिंग भी हो रही है अच्छी खासी, फार्मर्स कर रहे हैं और फिर उससे प्रोडक्ट बना के ही बेच रहे हैं। बट जैसे पोल्ट्री पोल्ट्री सेक्टर हो गया, अब पोल्ट्री सेक्टर में एग है जैसे, तब क्या यूजुअली लोग क्या करते हैं भाई, आपने मुर्गी पाली बट एग एज इट इज आपने बेच दिया मार्केट में। आपने ये नहीं करा कि उस एग से कोई प्रोडक्ट बना लिया हो, कि भाई उस एग से आप कोई भी न्यूट्रिशियस वैल्यू, अगर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओ उसको और फिर आगे चल के बेचो तो वो महंगा बिकेगा। बट आप एज अ रॉ एक सिर्फ एक एग ही आपने निकाल दिया, तो फिर इससे क्या होगा, वो प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको जो उससे मुनाफा हो सकता था वो आपको मिल नहीं रहा है। तो एक आपकी ट्रिवियल जो बैकवर्ड प्रैक्टिस टाइप की चली आ रही है वही चली आ रही है। ठीक है, तो लाइव स्टॉक जो प्रोसेसिंग यूनिट है इसकी, ये बहुत शॉर्टेज है इसका। दूसरी चीज क्या हो जाती है यहाँ पर कि जैसे अब जो स्टेट्स है, जैसे एमपी यूपी टाइप के स्टेट्स जो हो गए,
जहां पर वेजिटेरियन पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अब वहां पर आप एक लिमिट से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट ये खोल भी नहीं सकते, क्योंकि फिर वहां पर लोग ये एक्यूज करने लगते हैं कि सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है। जैसे बूचर खाने है, मीट प्रोसेसिंग यूनिट है। अब मीट प्रोसेसिंग यूनिट अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कहीं खोल दोगे तो फिर क्या होता है, फिर वो वहां के लोगों को दिक्कत होने लगती है कि भाई उनकी जो वैल्यूज है उनको लगेगा कि वो हर्ट हो रही है इससे, लोगों के सेंटीमेंट रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होने लगता है इस टाइप की। अगर आप ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट खोल दोगे तो गवर्नमेंट का एक लिमिटेशन ये भी हो जाता है। तो फिर क्या होता है, इस टाइप से भाई रॉ मीट लोग बेचते हैं, रॉ मीट की दुकानें रहती है, अब जैसे बुचर्स भी हैं तो वो अपना रॉ मीट बेच रहे हैं, बट उसकी प्रोसेस करके उसको पैक करके एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल इस टाइप से हो नहीं पा रही है ना। तो देखो, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इज बीन व्यूड एज अ पोटेंशियल टूल फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। The major reason for inadequate processing and value addition in meat product is lack of necessary infrastructure। और यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि फिर वही कुछ जैसे कुछ पार्टी भी जो पावर में आती है, फिर जो उनके एथोस रहते हैं वो अपना लगा देते हैं कि नहीं इसको आगे नहीं बढ़ाना है। तो अल्टीमेटली ले देके फिर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आ जाता है जो अदर सेक्टर्स है इसके अलावा, डेयरी के अलावा उन सब में। तो आप देखो, इसलिए डेयरी का ग्राफ बहुत हाई है, डेयरी डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, बट उसकी तुलना में पोल्ट्री डेवलपमेंट, फिशरी डेवलपमेंट वो इतना तेजी से हो नहीं रहा है। बट एक अच्छी खबर मैंने आज ये पढ़ी, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आज की खबर है ये कि जो एमपी में फिशरीज का प्रोडक्शन है वो डबल हो गया है पिछले 5 साल में। एमपी में जो फिशरी प्रोडक्शन है, जो फिश फार्मिंग बोल दो आप या फिशरी प्रोडक्शन, फिश फिश फार्मिंग कुछ भी बोलो, फिशेस का प्रोडक्शन डबल हो गया है। मतलब चलो ये अच्छी चीज है कि भाई प्रोडक्शन डबल हो गया है, तो भले ही आप प्रोसेस करके कैंड फूड ना बेच पाओ, बट आप एज इट इज रॉ फिशेस भी अगर बेच रहे हो तो भी अच्छी चीज है ना, प्रोडक्शन डबल हो गया है, कुछ तो फायदा होगा लोगों को। तो एक अच्छी चीज आज ही के पेपर में आई है। बट एज इट इज उतना तेजी से डेवलपमेंट ये सेक्टर हो नहीं रहा है। तो यहां पर अगर आप चाहो तो इनएडिक्वेट प्रोसेसिंग वैल्यूज में आप ये लिख सकते हो लैक ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लिख ही सकते हो। यहां पर आप ये भी दे सकते हो कि जैसे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो इंडिया में क्या है, वेजिटेरियन है। अब वेजिटेरियन है, ऊपर से क्या है कि मीट को एक टैबू की तरह भी देखा जाता है कंजर्वेटिव सोसाइटी में, कि भाई हम नहीं खा रहे हैं तो कोई भी नहीं खा सकता। फॉर एग्जाम्पल आई एम वेजिटेरियन, तो अब मुझे पता चला दिक्कत हो जाएगी अगर कोई खा रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली आप यू आर फ्री टू रन योर बिजनेस, राइट। आप एनिमल टॉर्चर अलग बात हो जाएगी कि आप टॉर्चर मत करो उनको, है ना, टॉर्चर मत करो, क्रूएलिटी मत करो। बट इस टाइप की जो रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको बोलता है कि हाँ आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो, बट फिर वो सोशल टैबू टाइप से देखा जाता है इन सबको, है ना। तो एक वही सोशल प्रॉब्लम ज्यादा है इसका, ये जो मीट सेक्टर इंडिया में डेवलप ना हो पाने के कारण। अब इसके लिए क्या होता है, वही अगर आपको प्रॉपर गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है इसको खोलने के लिए, तो यूजुअली इतनी आसानी से मिलता नहीं है, तो लोग इलीगली ये बूचर खाने वगैरह खोल लेते हैं। तब आप इलीगल खोलोगे तो वही फिर वही बात हो जाती है कि फिर आए दिन आपको डर लगा रहता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल आएगा बंद करा देगा, ब्राइब दोगे करप्शन बढ़ेगा, इस टाइप से चीजें रहती हैं। तो एक ये भी एक दिक्कत है यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री में, डेयरी सेक्टर के अलावा, कि भाई सोशल एक रेस्ट्रिक्शंस भी है कि एक लिमिट से ज्यादा ये हो नहीं वो आप बढ़ा नहीं सकते हो इनको। ठीक है, अब आ जाओ इश्यूज इन मार्केटिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पर भी देखो डेयरी सेक्टर एक अलग अलग कहानी हो गया, बट डेयरी सेक्टर के अलावा भी मार्केटिंग, अदर प्रोडक्ट की मार्केटिंग में भी फिर वही दिक्कत है कि आप अभी भी जैसे इंडिया की एक मेजर विलेज पॉपुलेशन है, तो विलेज पॉपुलेशन में भी आप चाहोगे कि ऐसे मीट सरेआम आप मार्केट करो या कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट आप बेचोगे, चलेंगे ही नहीं, वो इतना स्कोप मिलेगा ही नहीं आपको, इतना पोटेंशियल आप ला ही नहीं पाओगे। अभी मीट की भी ज्यादातर खपत वो बड़े बड़े शहरों में ही हो रही है ना। यहाँ पर आप फिर ये कर सकते हो, हाँ इन शहरों में आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो देखो जैसे कि आप ये देखो, इनकी मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए अभी अब स्टार्टअप आ गए हैं, जैसे लूशियस, लूशियस है ना, लूशियस क्या कर रहा है, फ्रेश मीट डिलीवर कर रहा है। तो इस टाइप की आप यहाँ पर उनको मार्केटिंग, जैसे ये लूशियस वगैरह है, तो ये सिर्फ बड़े शहरों में ही चल पाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर अब ठीक है आपको फ्रेश चाहिए, ये क्या करेंगे फार्मर के साथ, जो पोल्ट्री फार्म्स रहेंगे या जो मीट बूचर खाने वगैरह रहेंगे उनके साथ ये टाई अप करके फिर ये उनका फ्रेश मीट डिलीवर कर सकेंगे, तो एक प्रीमियम प्रोडक्ट पे ये लोगों को देंगे। तो इस टाइप से स्टार्टअप चालू हो रहे हैं। बट फिर यही है कि अभी इनको ये सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही चल पाएंगे इस टाइप के, अभी छोटी सिटीज तक आते आते इनको काफी टाइम लग जाएगा। ओके, तो एक्सेस टू मार्केट इज क्रिटिकल टू स्पीड अप द कमर्शलाइजेशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट। तो आप ये देखो, मतलब जैसे कि यूजुअली क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं वही अभी
दो चार ही जाइंट जैसे मैकडोनल्ड, केएफसी वगैरह इस टाइप से ही है जो प्रॉपर अपने यहाँ मीट का बिजनेस कर रहे हैं। बट इंडियन स्टार्टअप्स बहुत कम है जिसमें जिसका आपने नाम सुना होगा। तो एक ल्यूसियस ही है जिसको रिसेंट मेमोरी में भी अगर किसी को याद आएगा तो कि मीट जो सप्लाई कर रहा है ना। तो है कि मार्केटिंग का इशू है यहाँ पर, और लाइफ स्टॉक जो प्रोडक्ट है, एक दिक्कत और है लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट के साथ, पता इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कि अगर आपने मीट क्या है बहुत जल्दी खराब होता है मीट, तो अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको स्टोर करने का तो वो खराब हो जाएगा। तो एक ये दिक्कत आती है कि भाई मार्केटिंग वैसे ही आपकी लो है, ठीक है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप उसको स्टोर कर सको, या आपको जैसे गांव में पता चला ज्यादा मीट प्रोड्यूस हो भी रहा है कि गांव में आपके पास फार्म एनिमल्स है, पोल्ट्री फार्म वगैरह आपने खोल लिया, वहां से आप मीट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो शहर तक पहुंचाने के लिए भी जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पता चला एक अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो खराब हो जाएगा। तो इस टाइप से भी एक इश्यूज है इसमें। तो access to market is critical to speed up the commercialization of livestock production. Lack of access to market may act as a incentive to farmers to adopt improve technology and quality product. There are phenomenal changes from informal to formal market system in dairy and poultry. This can be attributed to the private industry participation. On the other hand, sheep, goat, cattle, meat remains in the informal sector without much investment from private players. और यहाँ पर एक मजबूरी फंस जाती है भाई, जैसे पोल्ट्री सेक्टर और डेयरी सेक्टर में भी प्राइवेट इन्वेस्टर इसलिए आपको इजीली मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जैसे एग भी है, तो एग उतना टैबू नहीं है अब सोसाइटी में कि आप चलो एग ले लो। बट अगर आप मीट की बात करोगे, बफेलो, काउ, ये वाले मीट, तो ये ऐसा आए दिन आपने सोचा होगा विजिलेंटिज्म बढ़ गया है। तो विजिलेंटिज्म में पता चला कि अगर आप इस टाइप का मीट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपकी रास्ते में गाड़ी रोक के आपको कहीं ना किसी ने न्यूज फैला दी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये ओवर एक्टिविज्म या विजिलेंटिज्म बहुत दिक्कत करता है इकोनॉमी को ग्रो करने में, कि भाई लोग लॉ अपने हाथ में ले लेते हैं। पता चला कोई प्रॉपरली मीट ले जा भी रहा है लाइसेंस दुकान को बेचने या कोई अपना बिजनेस करने ले जा रहा है, तो फिर वहां पर भी उसको काफी हाइडल का सामना करना पड़ जाता है। तो इस टाइप से चीजें हैं जो प्राइवेट प्लेयर को डिसएनकरेज करती हैं इस सेक्टर में आने से, तो प्रॉपरली ये डेवलप हो नहीं पाता है। हाँ, बट मिल्क सेक्टर की स्टोरी अगर आप एनिमल हस्बेंड्री में देखोगे तो मिल्क सेक्टर की जो स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखो अमूल ने जो रेवोल्यूशनरी ट्रेंड चालू करा है वो ट्रेंड चलते ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रॉपर प्राइवेट प्लेयर भी आने लगे। आप देखो कितना अच्छा दूध भी ऐसी चीज है बहुत जल्दी खराब होता है, बट यहाँ पर आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। प्राइवेट टैंकर्स भी आ गए हैं जो आपका कलेक्शन पॉइंट से आके दूध ले लेंगे, फिर प्रॉपरली अलग अलग जगह सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि क्या है, डेयरी के साथ फायदा ये मिल गया, एक तो नेसेसरी है सबकी, दूध एक बहुत बेसिक नेसेसरी है। दूसरा यहाँ पर इस टाइप का कोई सोशल टैबू है नहीं, तो आपको इस टाइप से हर्डल कुछ आने नहीं वाले जो आपको मीट से रिलेटेड इंडिया में आते हैं, ठीक है। और लैक ऑफ अटेंशन टू स्मॉल रूमिनेंट्स, एक ये भी है कि हाँ भाई जो छोटे छोटे जानवर हैं उन पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देते उनकी फार्मिंग के लिए, जैसे कि शीप और गोट, ठीक है। यहाँ पर भी कोई ऐसी कोई ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री नहीं है जो इनको पालन पोषण करे और इस टाइप से आगे बढ़े। तो they are maintained by marginal and landless who cannot afford own large ruminants। तो फिर वो उन्हीं जरूरत ही पूरी हो पाती है शीप और गोट से, ज्यादा कुछ आप बड़े स्केल पे इनकी फार्मिंग कर नहीं पाते हो। However, most of these small ruminants which are dependent on free grazing without any investment on supplementary feeding and health care do not make up significant contribution to the income। वही सब चीज है। While the demand for meat is expected to grow high during the next 2 decades, the present system of unsustainable husbandry practices, animal husbandry practices, highlights the status of these species deprived of technological and manageable support। Okay, वही बात होगी, आगे बढ़ो। Inadequate attention toward extension services। अब extension services होती क्या है? एक्सटेंशन सर्विसेज मतलब होता है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन डिलीवरी सर्विसेज होती है एक्सटेंशन सर्विसेज, मतलब लोगों को जागरूक करना, एजुकेट करना। तो ये भी बहुत कम है। कोई ज्यादा अगर आप मीट वीट की बात करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट इन ट्रबल। The delivery of livestock services has three components: providing technical support services to the animal, supplying technical input, and main ये है educating the livestock farmer। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट है नहीं, ठीक है। तो वही इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया अपन ने, टेक्निकल सर्विसेज, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनिमल्स। तो यार ये एक बात और याद रखना, जैसे कि एक्सटेंशन सर्विसेज है, एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर अगर एग्रीकल्चर की अगर आप बात करोगे, एक्सटेंशन सर्विसेज ऑफ फॉर एग्रीकल्चर मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप क्या करो, टेक्नोलॉजिकल इनपुट प्रोवाइड करो,
ठीक है, एग्रीकल्चर रिलेटेड आप टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करो और एजुकेशन करो। तो अगर लाइव स्टॉक को अगर आप देख रहे हो तो एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर लाइफ स्टॉक इट विल बी सेम एज एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चर, तो उसमें भी ले दे कि यही बात करनी है कि फार्मर को एजुकेट करो, इनको आप नई नई चीजों के लिए जागरूक करो, जो नई नई चीजें आ रही हैं टेक्नोलॉजी का उनको यूज करना सिखाओ। यही सब बात यहाँ पर हुई है, ये देखो। तो ये वाले पॉइंट आप एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर एग्रीकल्चर में भी लिख सकते हो। ओके, providing services to animal involve vaccination, deworming, breeding, and disease management services for which technical inputs such as vaccine machines, medicines, semen, AI guns, syringes, needles have been supplied. The livestock farmers have no option but to depend on vet or paravet for all of the above services and to some extent supply of technical input. So unfortunately, the third component, educating livestock farmers on various aspects of livestock management, ठीक है, feeding, vaccination, diseases is grossly neglected. और ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो एक्सटेंशन सर्विसेज में, जिसपे मतलब कोई ध्यान भी नहीं देता है। ये वाली चीज लोगों के दिमाग में भी नहीं आती है कि एक्सटेंशन सर्विस भी प्रोवाइड करानी है। तो वही लोग जो आसपास के जो क्या कहते हैं नीम हकीम टाइप के लोग हैं उन पे डिपेंडेंट रहते हैं इन सब के लिए, तो ये दिक्कत होती है फिर। ठीक, many a time supply of input and providing services are considered as an extension service, ignoring the fact that एजुकेशन ऑफ फार्मर इज द कोर लाइवस्टॉक एक्सटेंशन सर्विस। और एग्रीकल्चर में भी सेम है कि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। द फोकस ऑफ एनी एक्सटेंशन सर्विस नीड्स टू बी ऑन बिल्डिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ फार्मर्स। देखो यार, ये वाले जो पॉइंट है ना, जैसे ये वाले जो पॉइंट मैंने डाले हैं आपको, ये इसलिए डाले हैं कि अगर आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट लिखने हैं और अगर आपको वोकैबुलरी नहीं मिल पा रही है तो ये वोकैबुलरी है टेक्निकल पॉइंट के लिए। अब जैसे एक्सटेंशन सर्विसेज का आपको कंक्लूजन डालना है तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, एक्सटेंशन सर्विसेज में कंक्लूजन डालना है। द फोकस ऑफ एनी एक्सटेंशन सर्विसेज नीड टू बी ऑन बिल्डिंग कैपेबिलिटीज ऑफ फार्मर्स to take care of their animal and crop apart from transfer of technology and strengthening of various infrastructure and support services। तो इस टाइप के कंक्लूजन के लिए है। देखो अभी तो आपको ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैंने तो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा दिया है कि अगर आता है तो फिर आप लोग टैकल कर लो। अब काम की चीज क्या है कि सजेशन क्या है। भाई इश्यूज तो अपन ने काफी सारे पढ़ लिए और शुरू के हर इशू में अगर आप एक आध दो पॉइंट लगोगे तो ऑलरेडी वो 5-8 नंबर तो का तो ऐसे ही हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सजेशंस क्या है, हम भाई कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को, ये है मुद्दे की बात। ठीक है, तो इसमें आप ये देखो to minimize the input cost and productive utilization of resources, a livestock based integrated farming system is the need of an hour। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता मतलब जैसे ये जो शब्द है ना, आप देख रहे हैं ये वाले जो शब्द है जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहेगा, ये है ना, आगे फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस है, ये अभी तक आए नहीं है, बट आगे चल के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि यूपीएससी तो ये 3-4 साल पहले पूछ चुका है इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग इस टाइप से, बट आपके पास आए नहीं है। बट आगे चल के जो जमाना आ रहा है ना, अब जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे फोकस कर रही है। जैसे मैंने बोला अपन होलिस्टिक अप्रोच रखेंगे, होलिस्टिक अप्रोच हो गया या इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक अप्रोच में आप सबको साथ लेके चलो, ऐसी इंटीग्रेटेड फार्मिंग या इंटीग्रेटेड एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, तो ये शब्द बहुत कॉमन हो जाएगा। अब तो आपको अब अगर एग्रीकल्चर के को एज एक इकोनॉमिक एक्टिविटी देखना है तो अब बात होने लगी है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर की, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे चल के अब मिल सकते हैं कि एग्रीकल्चर में भी अगर आपको रिफॉर्म चाहिए, जैसे ये भी एक एनिमल हस्बेंड्री भी एक एग्रीकल्चर का ही तो पार्ट है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का, तो इसमें भी फिर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात कर सकते हो। भाई तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपन ने जो सारी चीजें पढ़ी हैं, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा इसमें, उसके बाद हॉर्टिकल्चर आ जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, ये सारा का सारा टॉपिक एक ही साथ आपने कवर कर लिया, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग। और आप उम्मीद करो, मेरे ख्याल से तो आगे आने वाले समय में आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अब बाकी चीजें आउटडेटेड हो रही है। अब बात हो रही है होलिस्टिकली आपने को सारी प्रॉब्लम को टैकल करना है और होलिस्टिकली मैनेज करना है, तो उसका सॉल्यूशन है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखना कि भाई ये मतलब सुनने में हल्का सा शब्द लग रहा है बट ये फ्यूचर है। अगर आप लॉजिकली भी देखोगे तो फार्मिंग का फ्यूचर ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। अब फार्म को इस तरीके से एजुकेशन दी जा रही है फार्मर्स को कि उसमें वो सब कुछ करें,
सिर्फ अनाज ना उगाए, सब्जी भी उगाए, वही हॉर्टिकल्चर करे, मेडिसिनल प्लांट उगा लो, लग रहा है तो फिशरी एक्वाकल्चर कर लो, ठीक है, या तो फिर आप कोई एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन कर लो। तो इस टाइप से सारी चीजों को आप हॉलिस्टिकली एक ही फार्म में करो। ये इस पे गवर्नमेंट बहुत एनकरेज कर रही है। इसी तरीके से आप फार्मर्स की इनकम डबल कर सकते हो। किसी क्रॉप के भरोसे रहोगे तो डबल नहीं कर पाओगे। तो ये आगे आने वाला समय इस पे जाने वाला है आपका, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। अब आ जाओगे आपको, तो व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग, तो फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे आपको सब लिखना है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग इन्वॉल्व्स एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर। ओके, उसमें अगर हॉर्टिकल्चर में सब वही विटिकल्चर वगैरह सब आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री में ये सब आ जाएगा। तो ये जो सारे पिलर है एग्रीकल्चर के, वो सब मिला के आपका ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। तो इसके बेनिफिट अब आप लिख ही लोगे, अच्छे अच्छे जो बेनिफिट है। और इश्यूज जो तीनों जगह इश्यूज आ रहे हैं, और सबसे बड़ा इश्यूज यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा इशू इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या है, एजुकेशन का। लोगों को पता ही नहीं है कैसे करी जाएगी, तो एक्सटेंशन सर्विस नहीं है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। दूसरा इशू क्या हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है, कॉस्ट का इशू हो जाएगा तीसरा। इस टाइप से आप इशू लिख सकते हो। जो अपन ने पुराने इशू पढ़े हैं वही इशू को आप रिसाइकल करके इसमें लगा सकते हो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। और आई थिंक इन्वायरमेंट में आप पढ़ोगे भी, फिर से पढ़ोगे शायद इन्वायरमेंट में इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ओके, अब आगे बढ़ो। सिंस लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स आर हाईली, सुनो, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग आइडिया समझ में आ गया। अलग से अपन ने नहीं पढ़ा है इसको, बट आई एक्सपेक्ट कि अब आप अपन इतना कुछ पढ़ चुके हैं ना कि आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे लिख लोगे। लिख लोगे, बताओ यस और नो। अच्छा, मुझे लगा कौन आ गया। ठीक है, ओके, याद रखना ये हॉट टॉपिक है आपका, और ये आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। और मेरे ख्याल से तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन है और 11 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 11 मार्कर है ये, सीधा सीधा 11 मार्कर है। एक्सपेक्ट करो कभी भी पूछ सकता है। चलो, अब आ जाओ। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अपन ने इतना पढ़ लिया है ना कि आप कोई भी क्वेश्चन आप टैकल इजीली कर लोगे। आंसर इतने इतना सारा मैटर है आपके पास, इतना सारा मैटर है कि मतलब इस पे अब आप ऐसे भी लिख लोगे, राइट। तो पहला सजेशन क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, वेरी गुड सजेशन। और ये सजेशन को आप कहीं पर भी दे सकते हो एग्रीकल्चर में। Since livestock products are highly perishable, they require immediate processing, storage and preservation to move them from production area to demand center. So processing and market linkage are therefore prerequisite for value creation and value addition. तो processing industry को आपको develop करना पड़ेगा because they are perishable product. जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, नीड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अब ये देखो, डाटाबेस मैनेजमेंट ऑफ एनिमल इंफॉर्मेशन, यहां पर भी देखो वही बात हुई जो मैंने आपको बोला कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, ये कॉमा लग जाएगा यहाँ। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट भी करना है आपको एनिमल इंफॉर्मेशन का, ताकि इससे कुछ वैल्यूफुल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल के आए, ठीक है। इज नेसेसरी फॉर मॉनिटरिंग एंड सर्विलियंस ऑफ वेरियस लाइव स्टॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लिखना, इसको अब आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। तो ये सब पॉइंट आपको ऊपर लिखने हैं, उसके बाद फिर जेनरिक पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। To address the problem of disposal of male animals in cattle, sex sorted semen technology should be promoted। अब देखो एक और ये वाली चीज है, ये मैंने जानबूझ के डाला है पॉइंट। अब क्या होता है, चाहे आप मेल मेल एनिमल हो चाहे फीमेल एनिमल, मेल एनिमल को यूजुअली ब्रीड इसलिए करते हैं लोग, मेल एनिमल को, ताकि वो बच्चे पैदा कर सके, ठीक है। उसके सिर्फ सीमेन के लिए ब्रीड किया जा रहा है मेल एनिमल को। अब क्या होगा कि भाई ये, इससे आप ये कर सकते हो, फिर एक टाइम के बाद जैसे आप क्या करते हो, यू किल दिस एनिमल और उसका मीट आप एक्सपोर्ट कर देते हो, लेदर वेदर आप निकाल देते हो। अब इससे क्या हो रहा है कि भाई ये एक एक्स्ट्रा एनिमल का बर्डन ही बढ़ रहा है सोसाइटी पे। तो आप क्या करा तो इसलिए आप फोकस किस पे हो रहा है, सीमेन सॉर्टेड टेक्नोलॉजी पे, कि अब आप क्या करो, सीमेन को स्टोर कर लो, ठीक है, और फिर उसी से आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते रहो।
तो फिर ये जो एक्स्ट्रा एनिमल आपको चाहिए पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। अब ये भी चीजें चल रही हैं, तो दिस इट शुड बी प्रमोटेड। अब यार ये देखो, ये मूव लीगली सही है, हाँ लीगली कोई दिक्कत नहीं, एथिकली मॉरली सही है कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब अगर आप ये वाला पॉइंट डालना चाहोगे और ये पूछ लोगे कि सर क्या ये लीगली एथिकली सही है, मॉरली सही है ऐसा करना, कि भाई अगर कोई बर्डन आपको हो गया, कोई बोझ अगर हो रहा है, या आप सेक्स सीमन सॉर्टेड टेक्नोलॉजी में आप क्या इस तरीके से करो कि जो अगली प्रोजेनी आ रही है वो फीमेल ही फीमेल आए। क्योंकि भाई अगर जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन में गारंटी नहीं है कि भाई अगर ये दोनों ने मेट करा, मेल और फीमेल एनिमल ने, तो आगे जो प्रोजेनी आएगी वो मेल ही, वो फीमेल ही आए, मेल भी आ सकती है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे तो फिर मेक श्योर हो जाएगा कि फीमेल ही आने वाला है। तो क्या ये एथिकली सही है, ये एक अलग क्वेश्चन। मॉरली सही है क्या ये, तो फिर इसको फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो फिर मतलब ये एक मॉरल डायलेमा भी है इस यहाँ पर, ठीक है। और ये सोचने वाली चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको यस और नो में आप बोलो, फिर से बहुत सारे एंगल देखने पड़ जाएंगे। तो ये एक अदर दिन के लिए ये टॉपिक इस टाइप से, कि भाई एथिकल एंगल अगर आप चाहो तो, अभी नहीं, अभी तो आप सजेशन में चाहो तो लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहो तो ये नहीं भी लिखो, मतलब आपकी वैल्यूज है। मैंने इसलिए ये पॉइंट डाल दिया था, आप अपनी वैल्यूज में अगर आपको लग रहा है कि ये लिखना है तो ठीक है, नहीं लिख रहा है तो इट्स ऑन योर चॉइस, बट ऐसा चल रहा है। In case of buffaloes, the semen of high genetic merit bull should be made available to farmer to improve productivity. Okay, इसको आप क्या बोलोगे ये वाले पॉइंट को? जैसे एक एडिशनल टॉपिक है, सुनी लो ये वाली चीज। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री है मेजर रिस्क फैक्टर, इसीलिए तो अपन इतनी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ध्यान भी दे रही है इस पे। मैं तो ये बोल रहा हूँ इस टाइप की चीजें एथिकली मॉरली सही है कि नहीं है ना। जैसे ये वाला जो पॉइंट है अब, कि भाई अगर आप क्या करो, अगर आप सेक्स सिलेक्शन कर रहे हो, क्योंकि आप देखो सेक्स सिलेक्शन आप ह्यूमंस में अलाउ नहीं कर रहे हो, बट यहां पर अगर इस टाइप से कुछ हो गया तो फिर क्या, भाई आप अपनी जरूरत के हिसाब से गोल पोस्ट चेंज कर रहे हो। ह्यूमंस में नहीं, नहीं भाई, सेक्स सिलेक्शन इज नॉट अलाउड। एनिमल्स में यू नो, तो वो वाली बात हो जाती है ना। तो ये फिर अपने ऊपर, बट यहाँ पर आप ये देखो, यहाँ पर भी ये जो एग्जाम्पल है ना, जैसे कि बफेलो का आप क्या करो, अपन ने ये बोला एक सजेशन कि जो बफेलो है उसका जो जो एक सुपीरियर ब्रीड है बफेलो की, ठीक है, बुल्स की या बफेलो की जो सुपीरियर ब्रीड है, हाई क्वालिटी ब्रीड है, उसका सीमेन आप स्टोर करो और उससे आप इंसेमिनेशन करो। उससे क्या होगा, जो अच्छे अच्छे, अगर कोई सुपीरियर ब्रीड है तो उसके अच्छे अच्छे जेनेटिक ट्रेड्स है, जब भी वो सुपीरियर है, और सुपीरियर ट्रेड्स अपना कैरेक्टर हमेशा शो करेंगे, बिकॉज दे आर डोमिनेंट। जो ट्रेट अपना कैरेक्टर शुरू कर रहा है उसको डोमिनेंट ट्रेट बोलोगे आप। तो ये जो बुल्स है, अगर आप ये हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स है, अगर आप इनका सीमेन अवेलेबल कराओगे फार्मर्स के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वगैरह के लिए, तो उससे क्या होगा, आगे आने वाली जो प्रोजेनी होगी वो इस ऐसी सुपीरियर प्रोजेनी पैदा होगी जो कि जेनेटिकली सुपीरियर हो सकता है, मतलब जैसे प्रोडक्टिविटी, मिल्क देने की क्षमता है। तो अगर किसी बफेलो के जो जीन्स इस तरीके से डिटरमाइन कर रहे हैं कि उसकी बिल्ट बहुत अच्छी है, उसका जो मसल्स रेशियो है बहुत हाई है, इस टाइप से अगर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है, तो ऑब्वियसली उसकी फिर जो आगे आने वाली प्रोजेनी आएगी वो भी हेल्दी और इस टाइप से रहेगी, तो वो ज्यादा मिल्क दे पाएगी। तो आप ये इस टाइप से अगर आप सीमेन अवेलेबल करा रहे हो फार्मर्स को, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये वाला जो एग्जांपल है ना, कि भाई आपने हाई क्वालिटी का सीमेन, जेनेटिक क्वालिटी का अप्लाई अगर किसी को दिया, तो इसको आप बोलते हो क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव यूजेनिक्स। पॉजिटिव यूजेनिक्स, पॉजिटिव यूजेनिक्स मतलब कि आप जो सुपीरियर ट्रेड्स है, सुपीरियर क्वालिटी की जो रेस है, उसको आप फेवर कर रहे हो इन स्पाइट ऑफ इंस्टेड ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। कैसे, यहां पर आपने क्या करा, जो अच्छी अच्छी क्वालिटी के ट्रेड है वो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करे। अब जैसे हिटलर था, हिटलर क्या कहता था, हिटलर ये बोलता था कि मैं क्या हूं, हिटलर बोलता था आर्यंस, हिटलर बोलता था जर्मन आर आर्यंस एंड आर्यंस आर सुपीरियर क्वालिटी रेस। तो अगर आपको एक तरीका क्या है सुपीरियर क्वालिटी की, अगर आपको रेस बढ़ाना है, अगर आपको सुपीरियर क्वालिटी की रेस चाहिए, तो आप क्या करो, इन्फीरियर क्वालिटी की रेस को या तो निपटा दो एकदम से, या उनके मरने का इंतजार करो, और इस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज करो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की, या सुपीरियर रेस को आपस में ब्रीड कराओ। एक सुपीरियर रेस जो है, जैसे मेल फीमेल सुपीरियर रेस के हैं, उनको ब्रीड कराते जाओ, तो प्रोजेनी भी सुपीरियर रेस की बनने वाली है। इस टाइप से हरकत करो, या इन्फीरियर रेस को निपटा दो। तो अगर आप ऐसी कोई हरकत कर रहे हो, जैसे
हिटलर का क्या था, जूस और वो जो अदर लोग थे वो ये समझता था कि दे आर इंफीरियर। या पुराने जमाने में भी ये होता था कि राजा महाराजा लोग क्या करते थे, ये जो इंफीरियर रेस, उनको क्या लगता था, ये जो लूले लंगड़े अगर कोई लोग हो गए, भाई किसी की एक आंख नहीं है या किसी का एक पैर नहीं है, या इस टाइप से जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, उनको पुराने जमाने में इंफीरियर समझा जाता था, जेनेटिकली इंफीरियर समझा जाता था। तो बहुत बार आपने देखा हिस्ट्री में ये देखने मिलेगा, दे आर स्लॉटर्ड, लिटरली स्लॉटर्ड, उनको मार दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, क्यों? क्योंकि अगर ये लोग आगे आने वाले बच्चे को पैदा करेंगे तो वो भी इन्हीं की तरह होगा, ऐसा लोग सोचते थे। तो क्या करो, इन लोगों को आप अपनी प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करने से ही रोक दो और यू स्लॉटर दीज एनिमल्स, ये दीज नॉट एनिमल्स, दीज ह्यूमंस। ये एग्जांपल हो जाएगा नेगेटिव यूजेनिक्स का। यहां पर भी आपने क्या करा, इंफीरियर ट्रेड्स को खत्म कर दिया, तो ये नेगेटिव यूजेनिक्स हो गई। बट पॉजिटिव यूजेनिक्स, तो नेगेटिव यूजेनिक्स यार कितनी गलत है मॉरली। भाई जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं या डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, वो हो सकता है किसी ट्रेट उनके अंदर कम आ गया, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो एक नेगेटिव ब्रीड है। पहले ये कंसेप्शन चलता था, हिटलर के मन में भी यही कंसेप्शन था, तो उसने क्या करा, स्लॉटर करना स्टार्ट कर दिया लोगों को। और पर्टिकुलरली फिर इसी का, ये यूजेनिक्स के नाम पे उसने और भी लोगों को स्लॉटर, मतलब यूज को स्लॉटर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये नेगेटिव यूजेनिक्स गलत चीज है। बट अगर आप पॉजिटिव यूजेनिक्स की अगर इस तरीके से बात कर रहे हो, तो फिर एक हद तक इसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि चलो ठीक है यार। या अब ह्यूमंस के केस में भी पॉजिटिव यूजेनिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो फिर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपकी स्क्रीनिंग होती है कि भाई आपको कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको अलग जेनेटिकली बहुत ऐसे डिफेक्ट है जिससे आगे चल के उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही खराब होने वाली है। तो फिर उस केस में आप, यू कैन टर्मिनेट योर प्रेगनेंसी, और कोर्ट भी कुछ नहीं बोलेगा, ये लीगल ग्राउंड हो जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई बच्चे को ऐसे जेनेटिक इफेक्ट है जो आगे चल के उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही खराब कर देंगे, आगे चल के बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो सर्वाइव भी ना कर पाए इस टाइप से। तो ये जो क्यों, क्योंकि उसके अंदर बैड जीन्स आ गए हैं, तो फिर आप मेडिकली टर्मिनेट कर दो उसको। तो ये एग्जांपल पॉजिटिव यूजेनिक्स का हो जाएगा कि यहाँ पर चलो ठीक है, आपने पॉजिटिव यूजेनिक्स को एनकरेज कर दिया। तो सेम भी अगर आप इस टाइप से कोई हरकत कर रहे हो, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा पॉजिटिव यूजेनिक्स का। ठीक है, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक था, हटके, बट यहाँ पर बात आई गई है तो सुन लो, क्योंकि आगे चल के ना ये सब चीजें आपको मिलने वाली हैं, सोसाइटी में ये सब टर्म्स चल रहे हैं। आगे जब आप ऑफिसर बन जाओगे, सिलेक्ट हो गए, पता चला एसडीएम बन के कुर्सी पे बैठे हो, आप कोई ने यूजेनिक्स की बात निकाल दी, आप हाँ हाँ मतलब मुंह बन गया आपका, या पोकर फेस बना लिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बल्कि ये है टॉपिक इस टाइप के, और ये मॉरल डिलेमा भी है कि क्या आपको पॉजिटिव यूजेनिक्स अलाउ करनी चाहिए, क्या नेगेटिव यूजेनिक्स अलाउ करनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि एक इंटेलेक्चुअल सर्कल में है, जब आप उस पोस्ट पर पहुंचोगे ना, तो आपको फिर ये एड्रेस करने पड़ेंगे इस टाइप के इशू, या आपको फैसला भी सुनाना है। कोई इस टाइप का अगर केस आ गया आपके पास, तो फिर आपको सब्सटेंशिएट भी करना पड़ेगा रीजन से कि आप जो फैसला सुनाने वाले हो वो क्या करो, क्या सुनाओगे। एसडीएम बन गए अगर आप, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप ऑफिशियल पोस्ट पे जाते हो तो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक ऑफ टॉपिक है, कभी हो सकता है आगे चल के कभी काम आ जाए आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव यूजेनिक्स। अब आ जाओ, इंक्रीज द इंश्योरेंस कवर। अब हमने वही बोला था कि या तो आप हाई क्वालिटी का सीमन प्रोवाइड कराओ, जिससे प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्टिविटी वाले एनिमल्स की ब्रीड डेवलप होगी, तो उससे आप हाई वैल्यू प्रोडक्शन ले सकते हो। ठीक है, दूसरा ये हो गया, इंक्रीज द इंश्योरेंस कवर टू शिफ्ट लाइफ स्टॉक ओनर्स रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप इनका इंश्योरेंस भी करो जो ब्रीड है, क्योंकि इंश्योरेंस ह्यूमन का तो हो रहा है, अब इनके साथ भी कितना रिस्क है। पता चला आग लग गई, खेतों में आग लग गई, अब उसके आग लगेगी, आपकी फसल भी गई, और उसके साथ साथ जो आपके एनिमल थे, फार्म एनिमल, पता चला वो भी जल गए। इस टाइप से कोई भी कैलामिटी आती है, अर्थक्वेक आया, कुछ भी आया, तो ह्यूमन लॉस के साथ लाइव स्टॉक लॉस भी कितना होता है। तो लोगों को दोहरी मार पड़ जाती है, एक तो उनके लव्ड वंस, जैसे टर्की में अर्थक्वेक आया, अब टर्की में क्या हुआ, भाई जो लोग थे वो भी उस अर्थक्वेक में चले गए, और उसके साथ साथ जो फार्म एनिमल्स थे वो भी चले गए। तो अब दोहरी मार पड़ी लोगों को। तो अगर इंश्योरेंस होगा तो फिर वो क्या होगा, एक आपको सेफ्टी नेट मिल जाएगा। तो ये इस टाइप के पॉइंट आप लिखना ऊपर। ठीक है, द एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी शुड बी कैरिड अप। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, इन एरिया सुटेबल फॉर पोल्ट्री प्रोडक्शन, पॉलिटी फोकस शुड बी टुवर्ड्स पोल्ट्री, पॉलिसी फोकस शुड बी टुवर्ड्स पॉलिटी। सेम द पॉलिसी फोकस इन रेनफेड एरिया शुड बी ऑन लाइव स्टॉक रियरिंग और लाइव स्टॉक बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ओके, जो अपन ने बात करी अभी इशरत, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है।
ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। और इससे ज्यादा अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, काफी कुछ मैंने दे दिया है इसमें, मतलब बहुत होलिस्टिकली कवर करा है। इन्हीं पॉइंट को अगर आप याद कर लोगे ना तो आपके अब वो वाले पार्ट से लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, वर्षा इशरत, ठीक है चलो। तो इन नटशेल अपन ने, और किसान क्रेडिट कार्ड आप एक ये अभी स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड पे आप बिल आप इस अपनी एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी आप लोन निकाल सकते हो। तो ये आपके सजेशंस हो गए इसमें। ठीक है, अब आप ये देखो, अपन ने एक बार ये देख लो सजेशन में, अपन ने कुछ कुछ जो सजेशंस देखे हैं, ये ऐसे सजेशंस है कि आप इनको ऊपर लिख सकते हो। इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ठीक है, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाना है, ठीक है, डाटा मैनेजमेंट डाटाबेस मैनेजमेंट अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, बिग डाटा का यूज करना है इसमें ताकि आप पॉलिसी मेकिंग अच्छी कर सको। ठीक है, जो इश्यूज थे उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा आप हायर ब्रीड को प्रमोट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सीमेन प्रोवाइड करो फार्मर्स को, ठीक है, जो कि हाई जेनेटिक मेकअप का हो, इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करो आप, और एरिया स्पेसिफिक पॉलिसी बनाओ, और किसान क्रेडिट कार्ड को आप लागू करो अदर एनिमल हस्बेंड्री के, जिन जो एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस कर रहे हैं किसान, उनके लिए भी। अब देखते हैं अपन गवर्नमेंट ने क्या करा है इसके लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं शुरू से गवर्नमेंट ने क्या करा। पहले क्या हो रहा था, क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ फूड भी था और क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ मिल्क भी था। ग्रोइंग पॉपुलेशन थी और मिल्क तो एक बेसिक नेसेसिटी है सभी की। तो इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट करी। तो व्हाइट रेवोल्यूशन इज कनेक्टेड विद मिल्क, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ मिल्क। तो यहां पर फिर व्हाइट रेवोल्यूशन में नोडल एजेंसी कौन सी थी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये वाले डिपार्टमेंट ने व्हाइट रेवोल्यूशन स्कीम को इंप्लीमेंट करा ऑल ओवर इंडिया में। तो कोर स्कीम नहीं थी, 60-40 का रेशियो था, 60% सेंटर फंडिंग देगा, 40% स्टेट देगी। तो ये देखो, अब यहां पर ये हो गया कि इंडिया रैंक फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, अकाउंटिंग फॉर 20% इन वर्ल्ड प्रोडक्शन। ये रेवोल्यूशन इतने अच्छे से हुई, यहीं पर व्हाइट रेवोल्यूशन के अंतर्गत ही आपको अमूल निकल के आता है। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ, अपना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया और हम इंडिया में वर्ल्ड में फर्स्ट आ गए मिल्क प्रोडक्शन में। तो उसके बाद क्या हुआ, 1970 टू 1996 इसके बीच में अपन ने ऑपरेशन फ्लड चलाया। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड में अपन ने ये जो अमूल और सांची इस टाइप के जो कोऑपरेटिव्स हैं, नंदिनी नंदिनी मिल्क कर्नाटक तरफ, इस टाइप से कोऑपरेटिव अपन ने सेटअप करे इंडिया में। तो इससे क्या हुआ, इन 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 इंडिया प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज स्टडीली। तो अब ये जो था आपका व्हाइट रेवोल्यूशन एक अम्ब्रेला स्कीम थी, उसके अंदर डेली इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम थी, एक लाइव स्टॉक सेंसस कराया अपन ने व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर ही, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, स्कीम्स फॉर फॉडर वैक्सीनेशन, इस टाइप से बहुत सारे मिशन अपन ने चलाए व्हाइट रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, उसमें भी ऑपरेशन, और एक चलाया अपन ने ऑपरेशन फ्लड। अब एमपी ने क्या करा इसमें, तो एमपी में आप ये देखो, एमपी का एक ये था पशुधन संजीवनी। पशुधन संजीवनी मतलब कि एनिमल वेलनेस प्रोग्राम विद इमरजेंसी हेल्पलाइन। तो इस टाइप से गाड़ी चलेगी। ठीक है, जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो आप इनसे पूछो या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो फार्मर्स आर गिवन नकुल स्वास्थ्य पत्र। नकुल स्वास्थ्य पत्र मतलब कि एनिमल हेल्थ कार्ड विद यूआईडी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ ईच एनिमल रजिस्टर्ड इन नोटेबल इन नेशनल डाटाबेस। ठीक है, तो ये जो यूआईडी नंबर है, यूजुअली कान पे पेस्ट कर दिया आपने उनके, एक बारकोड टाइप का, और यहां पर आपने एनिमल हेल्थ को पूरा उसमें चार्ट कर दिया, तो आपके पास एक डाटाबेस बनना स्टार्ट हो गया पशुधन संजीवनी मिशन के अंदर। तो वो जो डाटाबेस वाली प्रॉब्लम आ रही थी, वो गवर्नमेंट ने यहाँ से स्टार्ट करना, सॉल्व करने की सोची कि यहाँ से डाटा भी उठा लो और एनिमल वेलनेस प्रोग्राम भी चलाओ। ठीक है, तो इस टाइप से एम्बुलेंस आती है और आपको एक ये नकुल स्वास्थ्य पत्र मिलता है। ठीक है, अब ई पशुधन हार्ट पोर्टल, ई पशुधन हार्ट पोर्टल चला है, ऑनलाइन पोर्टल फॉर कनेक्टिंग फार्मर्स विद ब्रीडर्स ऑफ इंडिजिनियस बोवाइन ब्रीड सो दैट दे कैन कनेक्ट विद ईच अदर फॉर बुल्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक्सेट्रा। ये क्या हो गया, ई पशुधन हार्ट। ई पशुधन हार्ट में आपने क्या करा, ई पशुधन हार्ट में आपने
जैसे ये फ्लिपकार्ट टाइप का मान लो आप इसको, फ्लिपकार्ट अमेजोन टाइप की ये सर्विस है कि भाई कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास हाई क्वालिटी ऑफ बोवाइन ब्रीड्स हैं, अच्छी क्वालिटी की काउ ब्रीड है, गाय की है, भैंस की है, इस टाइप के। और जैसे कुछ फार्मर्स हैं जिनको ये चाहिए, इनका सीमेन चाहिए या इनसे अपनी गाय वगैरह को ब्रीड कराना है, तो ये लोग आपस में ताकि ट्रेड कर सके, इसलिए अपन ने ई पशुधन हाट पोर्टल चलाया। क्योंकि अब पता नहीं है ना कि भाई किसके पास कौन सी ब्रीड है, या मुझे अगर ब्रीड कराना है तो मैं कहां पर जाऊं, इस टाइप से ये सब जो दिक्कतें आ रही थी इसको हल करने के लिए ही पशुधन हाट पोर्टल चलाया। ओके, अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपन देख रहे हैं अभी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में क्या करा आपने, इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीड्स जो थी उसको कंजर्व करने और इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। क्योंकि अब देखो वो जो बैकफायर हो गया वाला मूव, जो आप फॉरेन से जो जर्सी गाय वगैरह ये सब मंगा रहे थे ना, वो तो बैकफायर होने लगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन चालू करा। यहाँ पर आपने इंडिजीनियस जो काऊ थी, जो इंडिजीनियस बोवाइन थी, जैसे काउस और बफेलोस, उनकी आपने वैरायटी जो थी उसको कंजर्व करना चालू करा और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने का सोचा, जैसे कि गिर, साहिवाल, राठी, देवनी, ओके, इस टाइप से। और स्टेट गवर्नमेंट्स आर गिवन मनी फॉर एस्टेब्लिशिंग गोकुल ग्राम ब्रीडिंग एंड डिसीज ट्रीटमेंट सेंटर्स। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा मिला इससे। तो ये इनको बचाने के लिए अपने राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्टार्ट करा। और ऐसी ही नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर, ये क्या है, फॉर डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड इन साइंटिफिक मैनर। तो ये इस टाइप के प्रोग्राम से अपन ने क्या करा, जो प्रोडक्टिविटी वाले इश्यू जो आ रहे थे उसको सॉल्व करने की कोशिश करी। इससे अपन ने कनेक्टिविटी के जो इश्यू आ रहे थे, मतलब हाई क्वालिटी की जो आप कैटल ब्रीड्स थी उनको अगर आपको और ज्यादा ब्रीड करना है, वही पॉजिटिव यूजेनिक्स का अगर सवाल हो रहा है, तो फिर यहाँ पर ये वाले इश्यूज को अपन ने सॉल्व करने की कोशिश करी ई पशुधन हाट पोर्टल से और डाटाबेस की दिक्कत को पशुधन संजीवनी से। ओके, अब आ जाओ, एक अपन ने बनाया राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। इसके लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का क्या है, काम क्या है, जेनेटिक अपग्रेडेशन ऑफ काउ रिसोर्सेस, मतलब वही पॉजिटिव यूजेनिक्स का काम, कि अच्छे अच्छे जो जीन्स है उसको अपने को इंडियन कैटल में डालना है। तो इसके लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग चालू करा। इनहेंस काउ प्रोडक्टिविटी थ्रू रिसर्च इन ऑर्गेनिक मैन्योर, ओके, बायोगैस एक्सेट्रा। तो आप क्या करो, वही लिंकेजेस की बात की गई। और इसमें एक तो आपने जेनेटिक मेकअप अच्छा करना है, दूसरा इसको फॉरवर्ड लिंकेज कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर को आप कैसे और अच्छा कर सकते हो, बायोगैस का प्रोडक्शन और कैसे कर सकते हो आप, इसके अलावा काउ वेलफेयर, काउ प्रोटेक्शन लॉज वगैरह बनाने। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है आपका। चेयरमैन विद टेन्योर ऑफ 2 years। ठीक है, मेंबर ऑफ गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, सोशल वर्कर एक्सेट्रा। टेन्योर डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो ये हो गया आपका इसके लिए कामधेनु आयोग। अब एमपी में इसके लिए स्टार्ट किया गया ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इन एमपी टू इंप्रूव द प्रोडक्शन लेवल ऑफ मिल्क इन द स्टेट। ऑपरेशन फ्लड एक तो इंडिया लेवल पे भी स्टार्ट हुआ था और एक एमपी लेवल पे भी। तो एमपी में क्या करा अपन ने, जो स्टेट एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है उसको अपन ने सेटअप करा मार्च 1975 में। ओके, एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कब सेटअप हुआ, तो ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं इसकी डेट, कि एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1975 में सेटअप किया गया। It started cooperative dairy development program on the lines of Amul Dairy of Anand and the National Dairy Development Board initially for 9 district। तो आपने क्या करा, कॉर्पोरेटिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करा शुरू में 9 डिस्ट्रिक्ट में। डेयरी को डेवलपमेंट के लिए कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू करा आपने। फिर ये सांची आची टाइप की जो चीजें थी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो यहाँ से फिर निकल के आती हैं। कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशियली फॉर 9 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड इनकम स्टेबिलिटी टू स्मॉल एंड मार्जिनल लैंडलेस फार्मर्स, एम्प्लॉयमेंट टू देम। अब जो थर्ड फेज है, अलग अलग फेजेस में स्टार्ट हुआ था एमपी में ऑपरेशन फ्लड। तो थर्ड फेज ऑफ द प्रोग्राम इज गोइंग ऑन सक्सेसफुली विद इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन एमपी। मतलब हर फेज में आपने क्या करा, पहले फेज में 9 डिस्ट्रिक्ट कवर करी, दूसरे फेज में और ज्यादा कवर करी, फिर तीसरे फेज में लगभग लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर करने का आपने सोच लिया। इस तरीके से आपने क्या करा, गांव गांव तक इसी आपने गांव गांव तक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनकी रीच को पहुंचाया। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन वाज इंक्रीज टू 180 लाख मैट्रिक टन इन 2021। तो एमपी में 2021 में 180 लाख मैट्रिक टन का मिल्क प्रोडक्शन हुआ है, बहुत हाई नंबर है, 180 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क जो स्टेट की है वो 320 ग्राम्स है। अच्छा है यार, मतलब एक आदमी को 320 ग्राम मिल्क एटलीस्ट अवेलेबल है एमपी में, गुड नंबर। Okay, MP stand for third in milk production in the country from 2019 onwards.
ठीक है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा कामधेनु इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, इट इज अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, है ना, और भोपाल एंड आदिवासी वेलफेयर बोर्ड ऑफ एमपी। तो यूजुअली भोपाल वाले एरिया में शुरू करा था अपन ने कामधेनु इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड इट इज फाइनेंशियली असिस्टेड बाय एग्रीकल्चर। तो 11 डिस्ट्रिक्ट थी, नेमली आप ये देखो भोपाल के आसपास की, बैतूल, बरवानी, खरगोन, धार, झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सिवनी एंड खंडवा। ये 11 डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया था आपने। ठीक है, नेक्स्ट है जलदीप योजना। जलदीप योजना में भी टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल अदर फैसिलिटीज टू द फैमिलीज हुज मेजर लाइवलीहुड इज फिशरीज प्रोडक्शन। तो एक तो थी डेयरी डेयरी सेक्टर के लिए, डेयरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम इस टाइप की कि कामधेनु इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसके अलावा ऑपरेशन फ्लड। अब आ जाओ फिशरीज पे। जैसे जलदीप योजना है इसलिए डाला क्योंकि अब जैसे फिशरी फिशरी के डेवलपमेंट के लिए भी एमपी ने कुछ स्टार्ट किया है, फूड सिक्योरिटी, मेडिसिनल सिक्योरिटी, इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन वगैरह देने के लिए अपन ने ये स्टार्ट करी जलदीप योजना। द स्कीम वाज टू The scheme was started from Indira Sagar Reservoir, okay, in the name of Mobile Anganwadi in 2007. ठीक, तो एमपी में हाईएस्ट फूड प्रोडक्शन कहाँ होता है? जबलपुर में, सेकंड सिवनी में। और अभी ऐसा हुआ है कि आप ये देखो एमपी में लगभग लगभग पिछले 5 साल में जो फिशरीज है उसका प्रोडक्शन डबल हो गया है। एक और है फिशरी से रिलेटेड, वो है नील क्रांति योजना लेटेस्ट में, ये 2017-18 में लॉन्च हुई थी। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट फिशरी प्रोडक्शन। तो इसमें आप सब्सिडी दोगे, पॉन्ड, केज, कल्चर वगैरह, फिश फीड वगैरह के लिए आप सब्सिडी प्रोवाइड करोगे फार्मर्स को ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। तो इसकी नील क्रांति योजना का फायदा क्या हुआ? डबल हो गया प्रोडक्शन 5 साल में एमपी में। ओके, इसमें 60% सब्सिडी फॉर ST SC वुमन फार्मर्स के लिए एंड 40% सब्सिडी फॉर जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए। यह है नील क्रांति योजना। तो इसके ले देके अब यहाँ पर अपना एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक खत्म होता है। अपन ने इश्यूज देख लिए, एनिमल हस्बेंड्री क्या थे उसके न्यूएंसेस देखे, उसके इश्यूज देखे, फिर उसके सजेशंस भी देखे, और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है वो अपन ने देख ली। तो ऐसे करके हॉलिस्टिकली अपने एनिमल हस्बेंड्री को अपन खत्म कर दिया अपन ने। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हो जाता है एमपी इकोनॉमी का। आपका सिलेबस का एक सिग्निफिकेंट पार्ट जहां से बहुत क्वेश्चन आता है वो आपका कवर हो गया। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। उसको भी हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कि व्हाट आर द इश्यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और फिर उसके सजेशंस क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, उसके अलावा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी वो देखेंगे। तो इस तरीके से अपन कवर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। उसके बाद सर्विस सेक्टर और फिर सेंसस, डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ एमपी। इस तरीके से अपना एमपी इकोनॉमी कवर होगा। ये एक बहुत लंबा पार्ट था, बाकी सारे पार्ट इतने लंबे नहीं है जितना ये लंबा चला है। ओके, तो यहां तक हो गया। कुछ पूछना है क्या किसी को? समझ आ गया ये? ठीक है, तो आप लोग आंसर लिख लोगे। अगर मैं बता रहा हूं, अगर ये कंटेंट आप लोग रिटेन कर लिया ना आपने, अगर ये कंटेंट आपको याद रहा, तो ये कंटेंट ऐसा है कि अगर कोई आपको जेनरिक क्वेश्चन भी आता है, जेनरिक क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द इश्यूज विद एन एनिमल हस्बेंड्री। ये क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं देखने में। तो क्या करते हैं लोग बाग ना, इसमें बहुत बेसिक्स आंसर लिख देते हैं। बेसिक्स आंसर लिखोगे आप, नॉर्मल नंबर मिलेंगे, है ना। बट अपनी कोशिश क्या है, क्लास ज्वाइन करिए तो कुछ एडिशनल मार्क्स मिले, कुछ फायदा तो हो। तो अगर आप ये वाला कंटेंट आप लिखोगे आप, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आ गया कि जरूरी इश्यूज क्या है और उन इश्यूज को आप पहले एड्रेस करोगे, है ना। तो इससे देखना आपको नॉर्मल से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और यही अपना एम भी यही है कि आप ताकि थोड़े ऊपर, थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स फैच कर सको। तो जो दूसरे नंबर, जो लोग दूसरे आंसर, जो लोग और भी लोग जो आंसर लिख रहे हैं, उनसे आपका आंसर अलग ही दिखने वाला है।
और थोड़ा अच्छा दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल इश्यूज है आप उसको एड्रेस कर रहे हो, या जो क्वेश्चन में जो एक्चुअल डिमांड है आप डायरेक्ट उस पर आ रहे हो, फिर उसके बाद फिर नीचे जो कॉमन पॉइंट्स है उस पर आ रहे हो आप। तो आई थिंक इससे आपको एक एज तो मिलेगी। अब ठीक है, आज की क्लास खत्म करते हैं। अब मंडे को मिलते हैं अपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इश्यूज चल रहा है उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस वेरी मच, और आप सभी को एडवांस में महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। मंडे को मिलते हैं। हाँ, कल क्लास नहीं है वर्षा।